promised you that the next video will be coming really soon. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी जो दो मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमारे रह गए थे वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। आज मैं एक फ्रेश टॉपिक, एकदम डिफरेंट टॉपिक, बहुत ही लाइट सा आज का वीडियो रहेगा। कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ उसमें नहीं रहेगी। सिंपल सी डिफरेंसेस और चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है और ये चैप्टर फाइनली इस वीडियो में वाइंड अप हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मेथड ऑफ सेपरेशन हम लोगों ने कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एवरी सिंगल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। आज हम लोग छोटे छोटे टॉपिक हम लोगों को कवर कर रहे हैं जो कि हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो क्लास 8 या 7th में भी, बट फिर भी अब है तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भाई कोई नई बात इसमें जो मैं बता दूंगी, नई फिजिकल और केमिकल चेंजेस आप लोगों को पता है। फिजिकल चेंजेस कौन से चेंजेस होते हैं? ठीक है, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जब किसी भी चीज में चेंज आता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस में, ठीक है, अगर किसी प्रोसेस में किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे उसका कलर चेंज हो जा रहा है, उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है, उस केस में हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता। ऐसे प्रोसेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। केमिकल चेंजेस में ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो जैसे फिजिकल चेंजेस अगर हमको लिखना होगा कि व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, तो हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस आप लिख लें इसको, चेंजेस दैट leads to the change in the physical properties of a substance. No change takes place in the केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब कि किन चीजों से वो बना है वो चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। दिस इज वाटर। ठीक है, तो वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा फिजिकल चेंजेस में। ठीक है, वाटर विल रिमेन H2O। अगर H2O बदल गया तो फिर वाटर कहाँ रहा? फिर उसको हम केमिकल चेंज, उसको हम फिजिकल चेंज नहीं बोल पाएंगे। हम क्या बोलेंगे उसको? केमिकल चेंज। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, अब इसका एग्जाम्पल, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है अभी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस का पिघलना ये क्या है? फिजिकल चेंज है। हवा का चलना फिजिकल चेंज है। तुम्हारा गिर जाना फिजिकल चेंज है। मार खाना फिजिकल चेंज है। ये सारी चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस मतलब चेंजेस that lead to the change in the किसमें? केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो सकता है इसका। केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, ठीक है, देन इट विल बी अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जैसे पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, पानी टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, चेंज हो गया, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। ठीक है, वाटर जिससे बना है वो चीजें चेंज हो गई, ये कुछ और बन गया, ये कुछ और बन गया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। अब इसके एग्जाम्पल बड़े सारे हैं। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड क्या है? केमिकल चेंज। उसके बाद फिर बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बर्निंग
ऑफ कोल। क्यों? क्योंकि जब कोयला जलाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। कोयला मतलब कार्बन। कोयला किससे बना है? कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो जब हम कोल को जला रहे हैं तो कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, CO2 बना लेता है। ठीक है, अब कार्बन वहां वो अकेला था, यहाँ वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गई। वहां वो क्या है? कार्बन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ गया। तो दैट इज व्हाई इट इज अ क्या है? केमिकल चेंज। सॉरी, एक और चीज यहाँ पर ये है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल होते हैं मतलब, रिवर्सिबल मतलब कि एक बार आपने चेंज हो गया, एक बार कोई प्रोसेस हो गया, उसके बाद आप दोबारा पुरानी चीज पे आ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट कर दो, पिघला दो, फिर उसका टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है, उसको ठंडा कर दो, वो फिर से आइस में चेंज हो जाएगा। तो रिवर्सिबल है। यहाँ पर ये चीज रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो आपके रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दोनों होते हैं। ठीक है, कीप दिस इन योर माइंड। हम हमेशा इरिवर्सिबल पढ़ते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, बट कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि रिवर्सिबल भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिजिकल चेंजेस में लिख दिया है दीज आर रिवर्सिबल। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा बिकॉज दे मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल। ओके, सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, डिफरेंसेस फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरी चैप्टर जो है वो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है? पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, पर अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। मिक्सचर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, लिख लो जरा इसको। ऑलराइट, तो अब जरा हम हेडिंग डालते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अच्छा पहले तो ये बताओ कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर दे आर कॉल्ड मिक्सचर। मतलब क्या कि आपने क्या कर लिया कि आपने ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने ले लिया है, क्या लोगे? मान लो ये चावल है, ठीक है, उसमें तुमने दाल मिक्स कर दी। तुमने क्या कर दिया उसमें? भाई ये भी तो मिक्सचर है, चावल में दाल मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ, क्या इसको प्योर बोल सकते हो? नहीं। क्यों नहीं प्योर बोल सकते हो? क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल, भाई पार्टिकल से तो बनाया मैंने, कुछ पार्टिकल्स इसमें दाल के हैं, कुछ पार्टिकल्स इसमें चावल के हैं, है ना? कुछ पार्टिकल्स डिफरेंट है और कुछ पार्टिकल्स डिफरेंट है। हाँ, अगर मैं ये बोलती कि ये रहा दाल, ठीक है, ये रहा दाल के पार्टिकल्स, तो क्या अब इसको प्योर बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। इसमें कोई मिक्सचर है? कुछ मिलाया है मैंने? कुछ नहीं मिलाया, सब दाल है ये। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्योर। और इसको क्या बोलेंगे? इनप्योर, या ये कह लो मिक्सचर। मिक्सचर। तो ये तो प्योर सब्सटेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सब्सटेंस में उसके सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब सबके सब एक जैसे, उस सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? प्योर। अगर किसी सब्सटेंस में या किसी मिक्सचर में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल छोटे हैं, कुछ पार्टिकल की प्रॉपर्टी अलग है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, अलग अलग पार्टिकल जब आपस में एक तरीके से मिक्सचर बनाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अगर पार्टिकल्स सेम है, अगर किसी सब्सटेंस के सारे पार्टिकल्स सेम है, आइडेंटिकल है, तो हम बोलते हैं उसको प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे ये दाल, इसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं तो हमने इसको प्योर बुला लिया। ठीक है, आप पानी में नमक डालते हो, डिसॉल्व कर देते हो, मिक्सचर तैयार होता है, सॉल्यूशन। तो उसमें क्या है? उसमें कुछ पार्टिकल्स वाटर के हैं और कुछ पार्टिकल्स सॉल्ट के हैं, दोनों दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, इसीलिए हम उसको प्योर नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर हमने सिर्फ एक पानी लिया होता जिसमें सिर्फ पानी होता, वाटर होता, कुछ नहीं होता, उस केस में पानी के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? वाटर इज प्योर। और सॉल्ट अगर हम ले लें तो सॉल्ट के केस में भी सारे पार्टिकल सॉल्ट के क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट इज प्योर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, तो आप क्या बताओगे? कि सब्सटेंसेस, क्या बताओगे आप? सब्सटेंसेस दैट हैव all the particles identical to one another,
ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सारे पार्टिकल्स क्या हो, आइडेंटिकल हो टू वन अनदर, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है कि कोई एलिमेंट हो, या वो हो सकता है कोई कंपाउंड हो। ठीक है, या तो वो एलिमेंट हो सकता है या तो फिर वो कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस मतलब पार्टिकल सारे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब सेम होगा। आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम। थोड़ा आइडेंटिकल सोफिस्टिकेटेड लगता है ना, थोड़ा सा सुंदर लगता है बोलने में, तो ये हो गया आइडेंटिकल या फिर सेम। तो प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स या कंपाउंड हो सकते हैं। एलिमेंट्स में भी एलिमेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, या वो हो सकते हैं कि मेटल्स हो या फिर वो हो सकते हैं नॉन मेटल हो। ठीक है, इसमें कोई टाइप नहीं है, पर जो एलिमेंट है वो या तो मेटल हो सकता है या तो नॉन मेटल हो सकता है। इसमें कोई नई चीज मैंने नहीं बताई, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता है। तो पहले हम लोग एलिमेंट्स देख लें, देन वी विल मूव ऑन टू कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स में ही एलिमेंट्स क्या हो गए भाई, ठीक है। अब तो एलिमेंट्स में ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस। तो हेडिंग डाल लो, दो कॉलम्स बना लो, ऐसे ही करते थे ना कॉपी में ऐसे तो डिफरेंसेस लिखते हो। आपने क्या करना है, दो कॉलम्स बना लिया, यहाँ लिख दिया मेटल्स, ठीक है, देखो मैं भी बना ले रही हूँ, और यहाँ लिख दिया हमने नॉन मेटल्स। मेरे साथ साथ आप भी बनाते जाओ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो भाई देखो मेटल्स हमेशा कौन सी स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, हाँ मुझे पता है सबके दिमाग में मर्करी आ रहा होगा, मर्करी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अदरवाइज जनरली आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड दैट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। तो आई एम नॉट राइटिंग मर्करी बिकॉज हम लोग मेटल का जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। नॉन मेटल्स के केस में क्या है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। ठीक है, गैसियस, तीनों स्टेट्स में नॉन मेटल्स आपके पाए जा सकते हैं। मेटल्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर हार्ड होते हैं, और क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल्स, और बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड बहुत स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर सॉफ्ट, दे आर स्लिपरी, सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी मतलब चिकने होते हैं। उसके बाद फिर ये लोग ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल मतलब कि जो कि आसानी से टूट जाए। लकड़ी नॉन मेटल से बनी, कार्बन से बनी, वो आसानी से टूट जाएगी। लोहा टूटेगा नहीं, कोई मेटल टूटेगा नहीं टूटेगा। ठीक है, तो दे आर मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड रिजिड, सो दीज आर सॉफ्ट, स्लिपरी एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब जो आसानी से टूट जाए, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से टूट जाए। ये काम हम किया करते थे। ठीक है, वो इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, यू शुड ऑल्सो डू दिस, इट्स नॉट शेम। तो अगर कोई इंग्लिश का वर्ड है which you think is difficult और you think you might forget it, तो आप क्या करो, उसको अंडरलाइन करो, नीचे लिख लो आसानी से टूट जाए। ठीक है, आसानी से क्या करे, टूट जाए, उसको हम क्या बुलाते हैं, ब्रिटल। भूलो ना, इसलिए ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस बैड कंडक्टर्स लिख लूं, समझ जाओगे, है ना, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेल्टिंग एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि मेटल्स को मेल्ट
मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर ये पिघलते हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर बहुत हाई है। और पहले तो वो पिघलेंगे, उसके बाद उबलेंगे, उसके बाद फिर गैस में चेंज होगा, ठीक है। अगर आप उतना टेम्परेचर दे पाओ तो पहले वो क्या करेंगे, मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, और ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके वो उबलेंगे, है ना, उसके बाद जाके वो बॉईल करेंगे। नॉन मेटल्स में है ना ये केस नहीं है, बिकॉज दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बहुत आसानी से पिघलाए जा सकते हैं, मेल्ट किए जा सकते हैं और बॉईल किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देख लो, मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोनरस? सोनरस मतलब दे प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड, ठीक है, मेटालिक साउंड होता है। सोनरस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आवाज, अब जैसे ये मार्कर है, दिस इज किससे बना है, ये नॉन मेटल से बना है, इसमें भी आवाज आ रही है, ठीक, सुनाई दे रहा है आपको, इसमें भी आवाज आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी सोनरस हो जाएंगे। एक मेटालिक आवाज होती है डिफरेंट, जैसे घंटे की आवाज, ठीक है, जो मंदिर में जो घंटे बनते हैं वो किससे बनते हैं, मेटल्स के, बाय बिकॉज दे प्रोड्यूस अ वेरी डिफरेंट वेरी लाउड नॉइज, एक अलग सा ही मेटालिक साउंड होता होगा, ठीक है। वही अगर आप प्लास्टिक का घंटा लटका दोगे तो बजाते रहोगे, किसी को अगल बगल में सुनाई नहीं देगा, राइट। सो सोनरस होते हैं व्हिच मींस दे हैव अ मेटालिक साउंड, और दीज आर नॉन सोनरस, इनके पास वो साउंड क्वालिटी नहीं है, ठीक है, नॉन सोनरस होते हैं। उसके बाद ये जो है हमारे लस्टरस होते हैं, लस्टरस मतलब इनके पास एक मेटालिक शाइन होता है, ठीक है, मेटालिक शाइन होता है, एक अलग ही अपना अलग ही चमक होता है इनका, ठीक है, मेटल्स शाइनिंग होते हैं, हमें पता है। और नॉन मेटल्स के केस में दीज आर नॉन लस्टरस, ठीक है, ये क्या है, नॉन लस्टरस है। नेक्स्ट देखो, ये क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं। अच्छा, मैलेबल क्या होता है, मैलेबल का मतलब कि आप मेटल्स को पीट पीट के पतली शीट में बना सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले, अब तो इतना यूज नहीं होता, पहले टीन यूज किया जाता था छत लगाने के लिए, ठीक है, तो टीना जिसको हम बोलते हैं, ऐसे 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 होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होता है, और इसको इस तरीके से वो बनाया जाता है और छतों पे लगाया जाता है, ठीक है। किसका बना होता है वो, मेटल का, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल, बिकॉज हम मेटल को ही उतना पतला पतले पतले शीट्स में बना सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल, अच्छा सिल्क चॉकलेट जो होती है, चॉकलेट्स में रैपर लगा होता है, फॉइल लगा होता है, देखो कितना पतला होता है, किसी नॉन मेटल को उतना पतला बना पाओगे नहीं, सिर्फ ओनली मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू दैट मच थिन शीट्स, सो उसको हम बोलते हैं मैलेबल, ठीक है। मैलेबल का मतलब एबिलिटी to be drawn into thin sheets, ठीक है, पतले पतले शीट्स पे ड्रॉ किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, नॉन मैलेबल, इतने पतले शीट्स पे इनको हम कभी भी नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में क्या होता है, वही सेम चीज, एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू, क्या हो गया, वायर्स, ठीक है, बहुत पतले पतले वायर्स में हम उसको बना सकते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो जाती है वो क्या होती है, बहुत पतली होती है, ये क्या होंगे, नॉन डक्टाइल, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज मोर देन एनफ डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। छोटे मोटे ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, छोटी मोटी चीजें जो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले भी, क्लास 7th में 8th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है वो है बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं, पहले तो इसको इरेज कर दे, लिख लो इसको फटाक से, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करें ऑन कंपाउंड्स। डन विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स देखो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वाटर। नाउ वाटर जो है किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये इसका क्या हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बना है। दैट इज व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है। और जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। दीज आर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, याद रखना। अभी मैंने बताया प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कैन बी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं एलिमेंट से, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो वाटर इज अ कंपाउंड एंड इट इज प्योर, ओके, इट इज प्योर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, O2, दिस इज आल्सो कंपाउंड। 2 एलिमेंट से बना है, मैंने क्या बोला, 2 और मोर एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट से बना है, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रही हैं, कंपाउंड बना रही हैं, ठीक है। अब अच्छा, अगर मैं H2O की जगह पे H2O2 लिख दूं, ठीक है, क्या इसको वाटर बुलाओगे, नहीं बुलाओगे ना, बिकॉज दिस इज नॉट वाटर, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वाटर, उसकी प्रॉपर्टीज अलग, सब कुछ अलग, ठीक है। नाउ इसको हम वाटर बुलाएंगे क्यों, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर हम वाटर इसको नहीं बुला सकते बिकॉज इट इज गॉट 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, डिफरेंट। तो कंपाउंड्स में, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो आपका कॉम्पोजिशन है कि कितने एटम्स या कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपका फिक्स्ड है और ये चेंज नहीं होगा। कंपाउंड्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर आप कॉम्पोजिशन चेंज कर दोगे देन द कंपाउंड विल गेट चेंज, पूरा कंपाउंड ही बदल गया। यहाँ पर कंपाउंड कौन सा है, वाटर, एंड दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, सो कंपाउंड पूरा बदल गया। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं। यहाँ पे कंबाइन करने का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ये जो आपका H2O है ये कब बना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाके कंपाउंड बना, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमें कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में हम कंपेयर करते हुए चलेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एलिमेंट से बना हुआ है और मिक्सचर किससे बना है, सब्सटेंसेस, कोई भी रैंडम सब्सटेंस से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड में अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 or more elements when reacted with each other, ठीक है। जब एक दूसरे के साथ 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं देन दे फॉर्म कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है, 2 or more substances combine, 2 or more substances simply combine with each other, बस एक दूसरे के साथ सिंपल कंबाइन कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड्स में अभी मैंने बताया कि जो कॉम्पोजिशन है इट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट चेंज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब कितने एलिमेंट्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये चीज फिक्स्ड होगी। कॉम्पोजिशन इज ऑलवेज फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पर कॉम्पोजिशन क्या कर सकता है, कैन वेरी, कॉम्पोजिशन कैन वेरी। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स और मिक्सचर वो ये है कि देखो जो कंपाउंड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल लेते हैं बिकॉज़ इट इज इजियर, ओके। नाउ वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो बेसिकली होता क्या है कि हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्शन कराते हैं तब जाके हमारा बनता है वाटर। दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हुआ क्या, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो H2O है, वाटर है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है वाटर, ठीक है। तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक बार मिलके जब वाटर बन जाएगा तो वाटर की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज में एग्जैक्टली एकदम चेंज आ जाएगा।
देखो यहाँ पर जो पहले हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, हाइड्रोजन एक बहुत ही इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब उसमें तुरंत चुटकियों में आग लगती है, ठीक है, तुरंत आग लगती है। वहीं ऑक्सीजन क्या करता है, आग को बढ़ावा देता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन को यानी कि जलने को, किसी चीज को जलाना हो तो उसको सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, हेल्प्स इन बर्निंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इट इज वेरी वेरी इनफ्लेमेबल, जरा सी भी चिंगारी लगे तुरंत एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन वो हेल्प करता है बर्न करने में, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। हाइड्रोजन एकदम ही अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की एकदम अलग प्रॉपर्टी, दोनों कंबाइंड में दोनों ने वाटर बना लिया। वाटर कैसा है, एकदम शांत कूलेंट, उसमें आग नहीं लगती जल्दी, ठीक है। इनफैक्ट वाटर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, मतलब फायर अगर कहीं पे लगे उसको शांत करने में हम वाटर स्प्रे करते हैं। और जबकि वो बना किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एकदम ही डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो कि तुरंत एकदम आग जलाने वाली काम करते हैं, वहीं पानी आग बुझाने का काम करता है। पानी इज वेरी शांत, वेरी काम, ठीक है। तो इस केस में कंपाउंड जब बनता है, जब कंपाउंड बनेगा तो वो किन चीजों से बना है, वो चीज उनकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। वाटर H2O इसका कोई मतलब नहीं है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उनकी प्रॉपर्टी एकदम ही अलग और इसकी प्रॉपर्टी अलग, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी एकदम ही अलग होगी, एकदम बदल जाएगी प्रॉपर्टी। वहीं इन केस ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मान लो कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े अगर मिक्स करती हैं सैंड में, ठीक है, तो अगर आप उसके मिक्सचर बनाने के बाद भी अगर आप चुंबक लेके आओगे, मैग्नेट लेके आओगे, तो क्या होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा आयरन को। क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, नहीं। मिक्सचर बनाने से पहले भी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा था लोहा, और मिक्सचर बनाने के बाद भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। तो मिक्सचर में यही है कि इसकी प्रॉपर्टी दिखती है, ये किससे बना है इसकी प्रॉपर्टी दिखेगी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज नहीं दिखती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ things takes place. Now let us write the difference now. अब क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स में क्या होगा कि it does not shows the properties of its components, components की प्रॉपर्टीज ये नहीं शो करेगा। और यहाँ क्या होगा, it will show the properties of its components, okay, components। लास्ट डिफरेंस ये है कि अगर आपने एक बार कंपाउंड बना लिया तो आप उसको सिंपल फिजिकल प्रोसेस, सिंपल फिजिकल चेंजेस से अलग नहीं कर सकते। वंस यू हैव मेड वाटर, उसके बाद आप सोचो कि हम कोई फिजिकल सिंपल सा चेंज कर दें, कोई फिजिकल प्रोसेस करें और उसको अलग कर लें, तो नहीं। तो कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अगर अलग करना है तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो फिजिकल चेंजेस से सेपरेशन हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेशन हो सकता है। जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं सब फिजिकल चेंजेस थे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमने पढ़े हैं ना। मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग करने के कितने सारे मेथड्स पढ़ लिए हमने, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, सेपरेटिंग फनल यूज करना, क्रोमैटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब क्या, सब फिजिकल चेंजेस हैं, इसमें कुछ भी केमिकल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस से हम इसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, बट इसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली लिखने की जरूरत नहीं है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। फिजिकल मेथड से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड एंड सो नाउ द चैप्टर इज फाइनली कंप्लीटेड।
चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे, विच इज अगेन वेरी सिंपल दो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आपका 9th का जो नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, these two chapters are very very important chapters, very important chapters, क्योंकि आपका ये 10th में भी हेल्प करेगा। अगर आपने 9th के ये दो चैप्टर्स, मतलब ये जितना भी हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, इट वाज वेरी वेरी बेसिक, इसमें कुछ बहुत नया आपको नहीं मिला, और ये आगे 10th में इतना यूज नहीं होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रही लाइफ में यूज नहीं होगा, 10th में आपका जो नेक्स्ट क्लास है, बोर्ड का जो क्लास है 10th, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। बट हाँ, इसके बाद जो आपका 3rd चैप्टर है एंड आपका 4th चैप्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th एंड फॉर 10th ऑल्सो। ये नहीं समझोगे तो 10th में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आई कम अप विद वीडियोज ऑफ क्लास 9, 10 and 11 chemistry, and if you are already a subscriber then thank you so much for supporting me throughout my journey on YouTube. And please do comment, please write your thoughts, whatever you think about this video. If you want any changes that you want to see in the videos, you have any suggestion or you have any idea, anything that comes in your mind, please put it in the comment section. I will definitely watch it, see it, and really your comments